आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी। एक जंगल में एक बड़ा सा हाथी रहता है। एक बार उसकी चींटी के परिवार से लड़ाई हो जाती है। चींटी उसे सबक सिखाने के लिए उसकी सूंड में घुस जाती है, उसकी नाक में दम कर देती है। बस ऐसा ही कुछ हाल इस वक्त रूस का भी दिख रहा है। रूस के सामने छोटे से दिखने वाले यूक्रेन ने अपने छोटे छोटे ड्रोन से पुतिन की नाक में दम कर दिया है। हालात ये हो गए हैं कि दुनिया में तेल के तीसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर को अब तेल उत्पाद बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं। तो क्या ज़ेलेंस्की ने अब जंग का रुख बदल दिया है? क्या अब पुतिन 4.5 साल से जारी यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार होंगे? और क्या 24 घंटे में जंग रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप राष्ट्रपति बनने के 18 महीने बाद ऐसा करने में कामयाब हो पाएंगे? आज इन्हीं सब पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है निकिता अग्रवाल और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. सबसे पहले ये वीडियो देखिए। एक फ्यूल टैंक के अंदर से आग और धुएं का गुबार उठता है। दबाव इतना ज्यादा था कि टैंक का ढक्कन कई मीटर ऊपर उड़ जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ये वीडियो मॉस्को की एक तेल रिफाइनरी का है। 18 जून को यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर 200 ड्रोन से हमला किया। ये यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक था। हमले में 17 लोग घायल भी हुए। रूस का दावा है कि उसके एयर डिफेंस ने 24 घंटे में करीब 1000 ड्रोन्स को मार गिराया। हमले के बाद तेल रिफाइनरी में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि आसमान काले धुएं से भर गया। पिछले 1 महीने में ये तीसरी बार था जब इस रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। रिफाइनरी के पास मौजूद एक शॉपिंग सेंटर में भी आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन के मलबे का एक हिस्सा एक इमारत पर भी गिरा, जिसके बाद वहां भी आग भड़क उठी। हमलों के बाद सुरक्षा कारणों से मॉस्को के चारों हवाई अड्डों को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। इसका असर एयर ट्रैफिक पर भी पड़ा। 18 जून को मॉस्को में 50 से ज्यादा फ्लाइट्स या तो रद्द हो गई या देरी से उड़ी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इस हमले को जायज ठहराया है। उन्होंने इसे कीव की एक मठ पर हुए हमले का जवाब बताया। असल में रूस ने कुछ दिन पहले ही कीव के बीचों बीच मौजूद एक ऐतिहासिक मठ परिसर को निशाना बनाया था। ये मठ यूनेस्को की विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल है। हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम कभी भी ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन अगर यूक्रेन जला तो आपका रूस भी जलेगा। हम ये युद्ध नहीं चाहते और ना ही कभी चाहा है। ये बात सब जानते हैं, हमारे सहयोगी भी। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि दुश्मन की वजह से यूक्रेन आग की लपटों में गिर जाए, लेकिन अगर यूक्रेन आग की लपटों में घिरा तो आपका मॉस्को भी उसी हाल में होगा। इसलिए हम एक बार फिर जोर देकर कहते हैं कि एग्रेशन खत्म करने का समय आ गया है। इस युद्ध को खत्म किया जाए। जिस तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ वो राष्ट्रपति पुतिन के ऑफिस क्रेमलिन से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर कपोतन्या शहर में मौजूद है। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद मॉस्को के कई इलाकों में काली बारिश की खबरें भी सामने आई है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो शेयर किए जिसमें उनकी गाड़ियों, सड़कों और कपड़ों पर पानी के काले धब्बे पड़े दिखाई दे रहे थे। ब्लैक रेन असल में तब होती है जब धुआं, कालिक, राख और हवा में मौजूद दूसरे पॉल्यूटेंट्स नमी के साथ मिल जाते हैं और फिर बारिश के साथ जमीन पर गिरते हैं। ऐसे में बारिश का पानी साफ नहीं होता, बल्कि उसमें कार्बन, आधा जले तेल के कण और दूसरे पॉल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं। इसी वजह से बारिश का रंग अक्सर काला सा दिखता है या उसके सूखने के बाद काले धब्बे रह जाते हैं। लेकिन लोगों के दावों से इतर रूस के अधिकारियों ने इन खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि शहर में किसी तरह की ऑयल रेन या काली बारिश नहीं हो रही है। फिर भी शहर के आधिकारिक टेलीग्राम चैनल ने प्रभावित इलाकों के लोगों को खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी है। बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों से कहा गया है कि वे एहतियात के तौर पर तुरंत इस इलाके को छोड़ दें। पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरियों और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों के निशाने पर नौसैनिक अड्डे, तेल स्टोरेज सेंटर्स और तेल टर्मिनल जैसी फैसिलिटीज रहती हैं। 18 जून को जिस रिफाइनरी पर हमला हुआ वो अकेले ही मॉस्को का करीब 40% तेल जरूरतों को पूरा करती है। इसके अलावा मॉस्को में इस्तेमाल होने वाले लगभग आधे डीजल की सप्लाई भी इसी रिफाइनरी से होती है।
इससे पहले 18 मई को यूक्रेन ने दक्षिणी रूस में सजान तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। यहाँ लगी आग और धुएं की गुबार का वीडियो जेलेंस्की ने खुद शेयर किया था। 22 मई को रूस की शेस्खारिस तेल टर्मिनल पर भी हमला हुआ था। शेस्खारिस टर्मिनल इसलिए खास है क्योंकि ये रूस की सरकारी कंपनी ट्रांसनेफ्ट की प्रमुख तेल पाइपलाइंस का एक्सपोर्ट सेंटर है, यानी रूस से बाहर जाने वाला तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। फिर 30 मई को यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन दागे। 3 जून को सबसे बड़ा हमला सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। इसी दौरान वहां पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम यानी SPIEF को होस्ट कर रहे थे। दुनिया भर से करीब 20,000 मेहमान इस दावत में शामिल हुए थे। 10 जून को यूक्रेन ने अपने ही शहर मारियोपोल के एक पोर्ट और तेल ठिकानों को निशाना बनाया। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग शुरू होने के बाद से रूस ने इस इलाके पर कब्जा कर रखा है। 11 जून को रूस की कस्तोवो तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले हुए और फिर 12 जून को मॉस्को की उसी रिफाइनरी पर हमला हुआ जहां 18 जून को यूक्रेन ने अटैक किया था। अब आप कहेंगे कि तेल ठिकानों पर ही हमले क्यों हो रहे हैं? असल में रूस का एनर्जी इंफ्रा उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। रूस की सरकारी आय का कम से कम 1/3 हिस्सा तेल से होने वाली कमाई पर निर्भर करता है। लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी तेल खरीदने वाले देशों की संख्या कम हो गई थी। इसकी वजह यूरोपीय संघ और अमेरिका की तरफ से लगाई गई पाबंदियां भी हैं। लेकिन 28 फरवरी 2026 को कहानी बदल गई। जब अमेरिका ईरान युद्ध शुरू हुआ तो रूस को इससे बहुत फायदा मिला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से दुनिया में तेल कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। इसी बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने रूस के तेल एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियों में कुछ ढील दे दी। भारत समेत कई देशों ने रूस से फिर से तेल खरीदना शुरू कर दिया, जिससे उसको सीधा फायदा मिला और उसकी इकोनॉमी वापस से बूस्ट होने लगी। उस वक्त जेलेंस्की ने इस कदम की आलोचना की थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। यही वजह है कि यूक्रेन ने पिछले कुछ महीनों से रूस के तेल ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं ताकि रूस को तेल बेचने में दिक्कत आए। अप्रैल में रूस के समाचार एजेंसी टास ने कहा था कि पुतिन की सरकार फिर से पेट्रोल एक्सपोर्ट बंद करने की तैयारी कर रही है। पिछले साल भी ऐसा किया गया था। वजह बताई गई कि तेल कंपनियां देश की तेल जरूरतों को पूरा करने की जगह प्रॉफिट के लिए इसे बाहर बेच रही हैं। लेकिन एक अखबार ने यह भी कहा था कि यूक्रेन के हमले में कई रिफाइनरी और स्टोरेज टैंकों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी मरम्मत के लिए एक्सपोर्ट्स को रोका जा रहा है। मतलब यूक्रेन अमेरिका की छूट देने के फैसले को तो नहीं बदल सकता था, इसलिए उसने एक्सपोर्ट को रोकने के लिए हमले तेज कर दिए। तेल ठिकानों पर हमले का असर सीधे रूस के आम नागरिकों पर भी पड़ता है। यूक्रेन को उम्मीद है कि इससे पुतिन पर भी प्रेशर बढ़ेगा। यूक्रेन का ताजा हमला उस वक्त हुआ जब जेलेंस्की G7 समिट से लौट रहे थे। 17 जून को ही वो राष्ट्रपति ट्रंप और दूसरे यूरोपियन लीडर्स से मिल रहे थे। उनसे वादा ले रहे थे कि वो यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम और मजबूत करेंगे, उनकी मदद करेंगे। ट्रंप ने भी कहा कि मुझसे जो होगा मैं करूंगा। जैसे यूक्रेन ने अपनों को खोया है, मैंने भी अपनों को खोया है। मैं मदद करूंगा, पुतिन से बात भी करूंगा। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था कि यूरोप चाह रहा है कि अब जब ईरान का मामला कुछ हद तक सुलझता दिखाई दे रहा है, डील साइन हो रही है, तो अब ट्रंप का ध्यान यूक्रेन की तरफ करवा दिया जाए, उनसे पुतिन को समझाने के लिए कहा जाए। तो फिर क्या यूरोप ऐसा करने में सफल रहा? क्या अब ट्रंप का ध्यान वापस यूक्रेन की तरफ आएगा? क्या यूक्रेन के लगातार हमलों के बाद पुतिन से डील की संभावनाएं अब बढ़ गई हैं? एक्सपर्ट्स को सुनिए। देखिए, अभी कुछ भी हो सकता है क्योंकि कई घटनाक्रम हो रहे हैं। जैसा आपने कहा, ईरान की जंग एक तरीके से खत्म हो गई है, तो निश्चित तौर से जो ध्यान है वो अब ये दूसरी बड़ी जंग की तरफ जाएगा कि इसका भी कुछ खात्मा किया जाए। दूसरी बात ये भी है कि यूरोप के जितने देश हैं वो उन्होंने G7 के समिट के बाद ही हमने देखा कि पूरे G7 देशों ने फिर से दोबारा से कमिटमेंट दिया है यूक्रेन को कि हम आपको फौजी और राजनीतिक और बाकी सब सहायता आपको देते रहेंगे। तो ये जंग अभी मुझे लगता है कि जिस तरह, लेकिन इसका एक ये भी मतलब है कि जिस तरीके के अटैक अभी हुए हैं, बड़े बड़े अटैक हुए हैं, जो मॉस्को में हुए, सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ और भी कई जगह हुए हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि जो उनकी जो शक्ति है यूक्रेन की, खासतौर से जो डिफेंसेस को मतलब पेनिट्रेट करने के बाद वो उनके ड्रोन्स वहां पे पहुंच रहे हैं,
तो उन्होंने कुछ ऐसी नई तकनीक भी कोई शायद इजाद कर ली है जिसको वो यूज कर रहे हैं, जिसको अभी शायद रशिया फिलहाल अभी इसको ठीक से पूरा तोड़ नहीं पाया है। तो ये सब नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और ये भी इसका मतलब है कि अगर रशिया के ऊपर बड़े अटैक हो रहे हैं तो वो भी निश्चित तौर से उसका रिटेलिएट करेगा। कुछ और बड़े अटैक वो यूक्रेन के ऊपर भी करने की कोशिश करेगा, या दूसरे बाकी जो देश हैं, पूर्वी यूरोप के देश हैं, वहां पे किसी ना किसी अटैक तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस इधर उधर थोड़ी बहुत वहां पे भी करने की कोशिश कर सकता है, कि एक मैसेज देने के लिए कि आप अगर यूक्रेन को बहुत अधिक सहायता देते रहोगे तो उसके परिणाम आपके लिए भी कोई बहुत अच्छे नहीं रह सकते हैं। तो ये काफी कुछ बदल रहा है मुझे लगता है, लेकिन अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं पे जो बातचीत, अगर मुझे लगता है कि ईरान का जो अभी तो फिलहाल कल ही वो एमओयू साइन हुआ है, और ऑलरेडी वहां पे दिक्कतें हैं क्योंकि इसराइल ने वहां पे फिर से अटैक लेबनान पे किया है, तो थोड़ा वहां जब सेटल हो जाएगा मामला, तो उसके बाद ध्यान शायद इस जंग की तरफ भी जाएगा, जिसमें दोनों तरफ को कोशिश तो कर ही रहे हैं कि वो कोई ना कोई समझौता इसका कर पाए। लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिन जो हैं या कुछ हफ्ते भी जो हैं वो एक्सेलरेट की तरफ जाएंगे, कम होने की बजाय। मतलब अभी मुझे लगता है जंग थोड़ी और गर्म होगी रादर देन कि वो कम हो, क्योंकि अटैक का उसका कोई जवाब जरूर रशिया देगा उनको। बड़ी खबर यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। अमेरिका ईरान पीस प्लान पर साइन हुए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि दोनों के बीच होने वाली आगे की बातचीत टल गई है। दोनों देशों के लीडर्स 19 जून को स्विट्जरलैंड में मिलने वाले थे, जिसमें अंतिम समझौते पर बातचीत शुरू होनी थी, लेकिन ऐन मौके पर इस मीटिंग को टाल दिया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी अपना स्विट्जरलैंड दौरा रद्द कर दिया है। व्हाइट हाउस ने मीटिंग टालने की आधिकारिक वजह लॉजिस्टिक्स की मुश्किलों को बताया है। यानी अमेरिका का कहना है कि मीटिंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई, इसीलिए मीटिंग पोस्टपोन की गई है। लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल लेबनान के बीच हुए ताजा हमलों के कारण ये बातचीत टली है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक 18 जून को इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर गोलीबारी की थी। जवाब में हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के ठिकानों पर रॉकेट दागे। इसके बाद इजराइल ने भी हवाई हमले किए। इनमें तकरीबन 18 लोग मारे गए और 33 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये हमले अमेरिका ईरान के 14 पॉइंट पीस प्लान का सीधा उल्लंघन है, क्योंकि ईरान की शर्त थी कि अटैक्स लेबनान समेत सभी फ्रंट्स पर रुकने चाहिए। 14 पॉइंट पीस प्लान का पहला क्लॉज भी यही है कि जंग के हर मोर्चे, लेबनान समेत हर मोर्चे पर जंग रुकेगी, सीज फायर लागू होगा। संभावना अभी भी है कि दोनों देश फिर से बातचीत शुरू करेंगे। पीस प्लान की शर्तों पर अमल होना भी शुरू हो गया है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से नेवल ब्लॉकेड हटा लिया है, लेकिन इजराइल और लेबनान के मुद्दे पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। अगली खबर, यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के लिए चुनौतियां और बढ़ गई हैं, क्योंकि उनकी कुर्सी को चैलेंज करने वाला एक और दावेदार मैदान में आ गया है। ग्रेट मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नहैम ने वेस्टमिंस्टर सीट पर बाय इलेक्शन में जीत हासिल की है। उन्हें कुल 55% वोट मिले हैं। अब बतौर लेबर पार्टी के सांसद बर्नहैम आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री पद पर दावा कर सकते हैं। चर्चा यह भी शुरू हो गई है कि क्या बर्नहैम यूके के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इधर स्टारमर पर भी दबाव बढ़ गया है कि वो लेबर पार्टी के नए लीडर का चुनाव कराने में सहमति दे। पार्टी के कई लीडर्स ने खुले तौर पर अब उनसे मांग की है। खुद स्टारमर के करीबी और वफादार माने जाने वाले लेबर एमपी पैट्रिक हर्ले ने उनसे पद छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की पार्लियामेंट्री अब यही चाहती है कि वो पद से हट जाएं। देखना होगा कि प्रधानमंत्री पावर ट्रांसफर की प्रोसेस कैसे शुरू होती है। अगली खबर पाकिस्तान से। तालिबान का दावा है कि उसने 18-19 जून की रात पाकिस्तान पर कई हवाई हमले किए। अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक इन हमलों में पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में ISIS के ठिकानों को निशाना बनाया गया। मिनिस्ट्री का दावा है कि इन ठिकानों से अफगानिस्तान पर हमले की प्लानिंग की जा रही थी और इन्हें लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इन ठिकानों पर ISIS खुरासान के आतंकी अक्सर जाते थे। तालिबान ने चेतावनी भी दी है कि वो अपने ऊपर आने वाले किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि तालिबान ने ये नहीं बताया कि हमले कैसे और किससे किए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने ड्रोन अटैक्स किए थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इन हमलों से साफ इनकार किया है। कहा है कि तालिबान का केवल एक साधारण ड्रोन पाकिस्तान की एयर डिफेंस में घुसा था, जिसे पाक एयर डिफेंस ने नष्ट कर दिया है।
पाकिस्तान ने एक तस्वीर भी जारी की है जिसमें एक टूटा फूटा ड्रोन जमीन पर पड़ा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि आईएसआईएस और कई आतंकी संगठनों के कैंप अफगानिस्तान में ही हैं और तालिबान उन्हें पनाह देता है। फिलहाल के लिए सुर्खियों में इतना ही। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।